नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं आज अस्थमा के बारे में। जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है, इसकी होने की सेलुलर मैकेनिज्म क्या है, इससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या है, इसमें किस तरीके की डायग्नोसिस होती है और इसमें किस तरीके की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं क्या है अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन और नैरोइंग जनरेट होती है एयरवेज में। हमारे एयरवेज ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करते हैं हमारे लंग्स में और हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं हमारे नाक से। लेकिन अगर हमारे एयरवेज ही बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए हो, तो एयर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और यही कंडीशन होती है अस्थमा में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें एयरवेज काफ़ी चौड़े होते हैं, जो ब्रोंकस होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से एयर का पैसेज बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में अस्थमा होता है उन लोगों में एयरवेज जो होते हैं वो काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, और जिसकी वजह से प्रॉपरली एयर का पैसेज नहीं हो पाता। अगर हम इनके सिम्टम्स देखें तो पहला है वीजिंग, यानी कि ब्रीदिंग के टाइम पे एक विस्लिंग साउंड सुनाई देना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस और कफिंग। जानते हैं अस्थमा का मैकेनिज्म क्या है। हमारी एक इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल होती है जिससे TH2 सेल्स कहा जाता है। ये TH2 सेल्स कुछ एलर्जन के प्रेजेंस में स्टिमुलेट होती है और इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जैसा मॉलिक्यूल क्रिएट करती है। इंटरल्यूकिन 4 एक तरफ एंटीबॉडी E यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन E को जनरेट करती है B सेल्स से, जिससे ये एंटीबॉडी E जाकर मास्ट सेल्स पर जाकर अटैच हो जाती है। मास्ट सेल्स पर जब इस एंटीबॉडी E से कोई एलर्जन टकराता है तब मास्ट सेल्स से कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसे हम हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्चुअली इन्फ्लामेशन को जनरेट करते हैं, यानी कि जो एयरवेज होते हैं उनको सकरा बनाते हैं। दूसरी तरफ इंटरल्यूकिन 5 जो होते हैं वो ईओसाइनोफिल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो साइटोकाइंस और ल्यूकोट्राइन्स बना सके। ये सब्सटेंसेस भी आगे चलकर इन्फ्लामेशन को क्रिएट करते हैं एयरवेज में। देखते हैं कि कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि अस्थमा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं और एयरवेज को इन्फ्लेम्ड और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इनमें मेन एलर्जेंस है पॉलन, पेट डेंडर यानी कि जानवरों में जो डैंड्रफ्स होते हैं वो, मोल्ड, डस्ट माइट्स। कुछ इरिटेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि स्मोक, एयर पोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ओडर्स यानी कि ऐसी खुशबुएं और फ्यूम्स। कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड, फ्लू और कुछ अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि कुछ तरह की एक्सरसाइज जिसमें अस्थमा हो सकता है। कुछ वेदर कंडीशंस जिसमें कि कोल्ड और ड्राई वेदर कंडीशन में अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स क्रिएट कर सकते हैं अस्थमा को, और कुछ लोगों में स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर्स भी ट्रिगर करते हैं अस्थमा को। अब जानते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है जिसमें देखा जाता है कि अस्थमा के सिम्टम्स कब से आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी सिवियरिटी क्या है। इसके अलावा कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि अस्थमा को पेशेंट में क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं उनके परिवार में अस्थमा की हिस्ट्री तो नहीं है। दूसरे प्रोसीजर में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जो जनरली ऑस्कल्टेशन के थ्रू किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि एयरवेज का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है या नहीं। तीसरे टेस्ट में लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है जो कि स्पायरोमेट्री से किया जाता है, जिसमें पेशेंट को पूरी फोर्स से एक्सहेल करने के लिए यानी कि मुंह से अपनी एक्सहेल करने के लिए कहा जाता है, जिससे पता किया जाता है वो कितने फोर्स से एक्सहेल कर पा रहा है। कुछ टेस्ट ब्रोंकोडायलेटर बेस्ड होते हैं। इन ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल लंग फंक्शन टेस्ट के तौर पर किया जाता है। देखा जाता है कि ब्रोंकोडायलेटर्स देने से पहले और ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद लंग फंक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा एलर्जी टेस्टिंग की जाती है ये पता करने के लिए कि किस तरह का एलर्जन अस्थमा क्रिएट कर रहा है। चेस्ट एक्सरेज और CT स्कैन ये बताते हैं कि ये जो रिस्पायरेटरी कंडीशन है ये किस वजह से हुई है, क्या ये वाकई में अस्थमा है या कुछ और ही वजह से अस्थमा जैसी कंडीशन क्रिएट हुई है। इसके अलावा जब कोई टेस्ट काम ना आ रहा हो तो एक टेस्ट जिसे मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिथाकोलिन एक तरीके का ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन
सब्सटेंस है जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। जब मिथाकोलिन दिया जाता है तो कुछ लोगों में जिनमें अस्थमा होता है उनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और पता चल जाता है कि इन्हें अस्थमा है। इसके अलावा एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें ये मेजर किया जाता है कि एक्सेल की जाने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड कितनी है। देखा गया है कि जिनमें अस्थमा होता है उनमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्सेल्ड अमाउंट ज़्यादा होता है। जानते हैं कि अस्थमा में किस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं। अस्थमा में दी जाने वाली मेडिकेशंस कुछ तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस होती हैं और कुछ क्विक रिलीफ, यानी कि जिस समय एक्चुअल में एक्यूट अटैक हुआ है किसी को अस्थमा का, उस वक्त दी जाती हैं। जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस होती हैं उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि जो लंग्स में जो एयरवेज होते हैं उन्हें डायलेट करके रखते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन को रोक कर रखते हैं। कुछ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होते हैं जिनका काम अगेन ब्रोंकोडायलेशन का होता है। फिर कुछ ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर्स होते हैं। खैर ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन इनका प्रॉपरली जो फंक्शन होता है वो ल्यूकोट्राइन को अपने रिसेप्टर पर जाने से रोकना होता है ताकि ल्यूकोट्राइन कोई इन्फ्लेमेशन जनरेट ना कर सके। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स ऐसे एंजाइम्स को भी रोकते हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स बना सकते हैं। जब ल्यूकोट्राइन बनेगा ही नहीं और अपने रिसेप्टर पर जाकर बैठेगा ही नहीं ल्यूकोट्राइन, तो कोई इन्फ्लेमेशन भी जनरेट नहीं होगा और ब्रोंकस जो होंगे वो डायलेटेड फॉर्म पे रहेंगे, यानी कि चौड़े ही रहेंगे ताकि वो ईजिली एयर को अपने अंदर ले सके। कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती है जो कि क्विक रिलीफ होती है। क्विक रिलीफ का मतलब है जिस समय अटैक हुआ है उसी वक्त काम करती है और जिसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस समय पे एक्चुअल अटैक हो उसी वक्त ये पंप के फॉर्म पे दे दी जाती हैं ताकि तुरंत ब्रोंकोडायलेशन हो और उन्हें रिलीफ मिले। कुछ एंटीकोलिनर्जिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकते हैं उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रिगर मैनेजमेंट भी क्विक रिलीफ का एक तरीका है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग रोकना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और अस्थमा एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना। अस्थमा की कंडीशन वेरिएबल हो सकती है और इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी एडजस्टमेंट देते हैं वो सब पर्सनलाइज होती हैं, यानी कि अलग अलग लोगों पर जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।